बढ़ते तत्वों की खोज, अव्यवस्थित एवं जटिल गुणधर्मों का अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बन चुका था। कहते हैं, परिवार बढ़ने पर यदि सदस्यों का काम बांट दिया जाए तो परिवार का विकास होता है। इसी प्रकार तत्वों का वर्गीकरण करना आवश्यक हो गया। तत्वों के वर्गीकरण में यदि देखा जाए तो पहला नाम डॉबरेनर का आता है, जिन्होंने अपना त्रिक नियम दिया था। इनके बाद न्यूलैंड्स का नाम आता है, जिन्होंने अष्टक नियम दिया था। इन नियमों में कुछ कमियां रह गई थी, कुछ खामियां रह गई थी, जिसके कारण इनको असफल घोषित किया गया। और न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को आधार मानते हुए सन 1869 में मेंडलीफ आए, जिन्होंने अपना एक अलग ही आवर्त सारणी का नियम दिया। अर्थात ये बतलाए किसी भी तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होता है। अर्थात किसी भी तत्व को यदि आवर्त सारणी के रूप में सजाना हो तो वो हम परमाणु द्रव्यमान को आधार मानकर चलेंगे। लेकिन इनके समय में केवल 57 से 58 तत्वों का ही खोज हुआ था, जो आगे चलकर इनके भी नियम पर प्रश्न चिन्ह लग गया। इनके आवर्त सारणी की कुछ कमियां थीं, जैसे क्षारीय धातुओं का उस समय खोज नहीं हुआ था, जिनको स्थान नहीं मिल पाया था। इसी प्रकार अक्रिय गैसों का भी खोज नहीं हुआ था, जिनको स्थान नहीं मिल पाया था। लेकिन इन्होंने अपने आवर्त सारणी के अंतर्गत कुछ ऐसे खाली स्थान छोड़ दिए थे, जैसे इनको आभास था कि भविष्य में यदि तत्व खोजे जाएंगे तो उनको उनका स्थान दे दिया जाएगा। लेकिन समय को तो कुछ और ही मंजूर था। इनके आशा के बहुत ऊपर का काम हुआ, अर्थात बहुत सारे तत्व खोज लिए गए, जिनको स्थान देना बड़ा मुश्किल होने लगा। तब आए मोजले, जिन्होंने मेंडलीफ के आवर्त सारणी में सुधार करते हुए एक अपना अलग ही नियम दिया, जिनके अनुसार किसी भी तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन न होकर उसके परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन होता है। अर्थात जो मोजले ने आवर्त सारणी दिया, उसमें तत्वों का क्रम उसके परमाणु क्रमांक के अनुसार रखा गया, अर्थात सजाया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम आवर्त सारणी का यदि जनक कहा जाए तो इसके जनक मेंडलीफ हैं, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी की बात कही जाए तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोजले हैं। जबकि मोजले के साथ इनके टीम में कई वैज्ञानिक सदस्य थे, फिर भी मोजले इसकी अगुवाई किए थे, इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोजले को ही बोला जाता है, अर्थात मोजले को ही श्रेय दिया जाता है। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे वर्ग 15 के तत्वों का वर्गीकरण। इससे पहले थोड़ा सा आपको ज्ञात होना चाहिए कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कतारें थी। ऐसे 7 क्षैतिज कतारें थी। 1 2 3 4 5 6 और 7 क्षैतिज कतारें थी। और उदग्र भी 7 खंभे थे। इस तरह ऊपर से नीचे 7 थे। इधर भी 7 था और 7 मान लीजिए 7 था। लेकिन जब आधुनिक आवर्त सारणी की बात आती है तो इसमें 7 आवर्त तो हैं, लेकिन उदग्र खंभों अर्थात वर्गों की संख्या अब 18 हो चुकी है। क्योंकि मेंडलीफ के समय में 57 से 58 तत्वों की खोज हुई थी, लेकिन आज के डेट में कुल मिलाकर 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिनको आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत रखा गया है। तो आज हम लोग देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 15 के तत्वों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला तत्व है नाइट्रोजन, दूसरा है फास्फोरस, तीसरा है आर्सेनिक, चौथा है एंटीमनी और पांचवा है बिस्मथ। ये हम ऊपर से नीचे आएंगे, जो भी गुणधर्म इसका पढ़ेंगे हम ऊपर से नीचे आएंगे। अच्छा, एक बात और ज्ञात होना चाहिए, आवर्त सारणी में आप देखे होंगे किसी भी वर्ग का पहला तत्व अपने वर्ग का मुखिया कहलाता है। अर्थात यहाँ पर देखिए, जैसे नाइट्रोजन है तो ये अपने वर्ग का यानी वर्ग 15 का पहला तत्व है, इसलिए इसको हम नाइट्रोजन परिवार कहते हैं। इसी प्रकार कार्बन परिवार है, जिंक परिवार है। ये सभी आप देखेंगे जब भी किसी भी वर्ग में पहला तत्व होगा और अपने फैमिली का अगुवाई करता है, अर्थात मुखिया का काम करता है। कहने का मतलब क्या, जो पहले तत्व का गुण होगा लगभग वही गुण नीचे वाले भी तत्वों का होगा। अभी आप एक चार्ट देख रहे हैं बोर्ड पे,
इसमें परमाणु क्रमांक लिखा गया है। हम एक एक चीज को तो क्रमशः देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए परमाणु संख्या लिखा गया है। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक एक ही होता है। तो नाइट्रोजन का 7 है, फास्फोरस का 15 है, आर्सेनिक का 33 है, एंटीमनी का 51 है, बिस्मथ का 83 है। यहाँ तक हम देख रहे हैं। तो क्रमशः यदि देखें तो ये ऐसे लिखा गया है, लेकिन जब भी हम ऊपर एक क्रम ऊपर से नीचे आने का है, यानी एक क्रम ऊपर से नीचे, हम दाएं से बाएं नहीं जा रहे हैं, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो इसको ऊपर समझिएगा और ये वाला नीचे होगा। तो सबसे पहले नाइट्रोजन है, फिर फास्फोरस है, फिर आर्सेनिक है, फिर एंटीमनी है, फिर बिस्मथ है, अर्थात इसका क्रम ऐसे है, ऐसे है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, फास्फोरस का 15 है। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो हमें होता है 2 और 5, 1s2, 2s2, 2p3। तो यहां पर देखिए ये 2 मिला। 2 क्या बतलाता है? 2 आवर्त की संख्या को बतलाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में रहेंगे वो उसके आवर्त को प्रदर्शित करता है, अर्थात नाइट्रोजन दूसरे आवर्त का है। जब ये दूसरे आवर्त का है तो यहां से एक ट्रिक बन सकता है आपको, यानी इधर इलेक्ट्रॉन भर के 3s2, 3p3, इसमें क्या बनेगा? ये अर्थात तीसरे का हो गया, ये दूसरे का हो गया, ये तीसरे आवर्त का हो गया, ऐसे ही देखेंगे। तो ये अब क्या बनेगा? 4s2 और 4p3। ये क्या बनेगा? 5s2, 5p3। और ये क्या बनेगा? 6s2, 6p3। अर्थात कहने का मतलब क्या? ये 4 है तो ये चौथे आवर्त का हो गया, ये 5 है तो ये 5वें आवर्त का हो गया, ये 6 है तो ये 6वें आवर्त का तत्व हो गया। अर्थात जो यहाँ पर संख्या दिखती है वही कक्षा होती है, और जो कक्षाओं की संख्या बतलाता है वही उसका आवर्त होता है। अर्थात नाइट्रोजन दूसरे का, फास्फोरस तीसरे का, आर्सेनिक चौथे का, एंटीमनी 5वें का और बिस्मथ 6वें का तत्व है। अच्छा, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, देखिए जब भी हम आवर्त सारणी में वर्ग के अनुसार किसी भी तत्व का यदि उसके सदस्यों का यदि हम गुण पढ़ेंगे तो जब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्रमशः देखते हैं कि परमाणु क्रमांक बढ़ते जा रहा है, और जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है वैसे वैसे आवर्त की भी संख्या बढ़ते जा रही है, अर्थात कक्षा की भी संख्या बढ़ते जा रही है। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में कुल कितने आवर्त हो जाएंगे? ये मान लीजिए नाभिक है, नाभिक में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यानी, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसी प्रकार यदि फास्फोरस में करें हम तो इसमें कितनी कक्षाएं हो जाएंगी? अब देखिए 3 कक्षाएं होंगी। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, और इसमें बच गया 8 2 10, और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब क्या? जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं हमारी कक्षाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अच्छा, जब कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है अर्थात परमाणु संख्या बढ़ रही है, तो यहां से देखिए यदि ये नाभिक है तो नाभिक से बाहरी कक्षा की दूरी त्रिज्या कहलाएगी। इस त्रिज्या और इस त्रिज्या से आप क्या सीख सकते हैं? इस त्रिज्या की अपेक्षा इस त्रिज्या बड़ी है, अर्थात जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ती जाएगी। अर्थात सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी होगी? बिस्मथ की होगी, और सबसे छोटी त्रिज्या परमाणु त्रिज्या नाइट्रोजन की होगी। अर्थात जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, और जब कक्षाओं की संख्या बढ़ती है तो उसकी परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। देखिए यहाँ पर परमाणु त्रिज्या की बात कही गई है, तो 74 है, 110 है, 120 है, 141 है, 152 है। अर्थात ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्याएं क्या हो रही है? क्रमशः बढ़ते जा रही है, और यह है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। कब? जब वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तब। अच्छा, ये वर्ग 15 के लिए ही नहीं है, सारे तत्वों के लिए है। ये जो लॉजिक पढ़ रहे हैं ये सारे वर्गों पर लागू होगा। अच्छा,
अब हम बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान की। यहाँ से हमारा 2 टॉपिक खत्म हो गया है, परमाणु संख्या और परमाणु त्रिज्या। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए, जब परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो आणविक त्रिज्या भी बढ़ेगी, क्योंकि इसमें से जो भी इलेक्ट्रॉन भाग लेगा वो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। तो अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन भाग लेने से उसका कक्षा थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। अष्टक पूर्ण करने के लिए वो की तो इलेक्ट्रॉन लेगा या तो देगा, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि उसका कक्षा खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन उस पर धन चार्ज या ऋण चार्ज आएगा। जब धातु है तो धन चार्ज आएगा और जब अधातु है तो ऋण चार्ज आएगा। तो ऐसे कहने पर उसका आणविक त्रिज्या भी बढ़ता है, न कि ये घटता है। अर्थात आणविक त्रिज्या जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी वैसे वैसे आणविक त्रिज्या का भी मान बढ़ता है। आणविक त्रिज्या में देखिए यहाँ पर एक अपवाद है, अर्थात एंटीमनी का आणविक त्रिज्या छोटा होता है। ये अपवाद है, ये डी ऑर्बिटल के कारण होता है। जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियां जहां से स्टार्ट होती हैं वहां से डी ऑर्बिटल संकुचन के कारण ये अपवाद के रूप में देखा जाता है।